हेलो एंड वेलकम एन प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं एनपी सिंह। आप मेरे साथ इस ऑनलाइन बैच के माध्यम से भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में सबसे पहले आप मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं, जो कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे साथ प्रत्येक टॉपिक में सबसे पहले उनके अंतर्गत आने वाले ज़रूरी फैक्टों को समझेंगे। उसके बाद उन फैक्टों से बनने वाले क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आइए समझते हैं। दिल्ली सल्तनत का दौर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का रहा। इस 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच, यानी इन 320 वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम शासकों के 5 वंशों ने शासन किया। आइए उन 5 वंशों को समझते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इन 5 वंशों ने बारी बारी से शासन किया। आइए आज हम सबसे पहले गुलाम वंश को समझते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, गुलाम वंश का सबसे पहला शासक ऐबक था। गुलाम वंश का सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो तुर्किस्तान का रहने वाला इल्वरी तुर्क जनजाति का था। इल्वरी तुर्क जनजाति का सरदार था, जिसे बचपन में नैसापुर के बाजार में ले जाकर काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के हाथों बेच दिया गया था। काजी के घर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ समय बिताते हुए घुड़सवारी करना और कुरान पढ़ना सीखा था। उसके बाद काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने गज्जी में ले जाकर मोहम्मद गौरी के हाथों में बेच देता है। मोहम्मद गौरी के सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में भारी परिवर्तन आता है। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों में से कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य व विश्वसनीय व्यक्ति था। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गोखरों के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का पूरा साथ दिया था, जिसके चलते मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सेना का अधिकारी बना लेता है और 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में ले जाकर वहाँ उसका राज्याभिषेक कराता है। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाए रखता है। कुछ समय के बाद जब मोहम्मद गौरी अपने उन सभी प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप देता है, जिन्हें उसने 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से जीते थे। समझने की कोशिश करेंगे कि 1192 ईस्वी में जिस समय तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ने कुछ प्रदेश जीते हुए थे। उन सभी प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप दिया था और अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने व मोहम्मद गौरी के द्वारा दिए गए सभी प्रदेशों की देखरेख करने के लिए अपनी राजधानी वहाँ से स्थानांतरित कर दिल्ली के समीप इंद्रप्रस्थ नगर में स्थापित करता है। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास मुक्त का पत्र देकर
दास्ता से मुक्त करता है और सुल्तान की उपाधि देता है। इस सुल्तान की उपाधि मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कुब्बल उल इस्लाम नाम लिख देते हैं। कुब्बल उल इस्लाम, कुब्बल उल इस्लाम नामक एक मस्जिद का निर्माण कराता है। ये मस्जिद दिल्ली में है, जिसको भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, जो अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराता है, परंतु कुतुब मीनार को उसने पूरा नहीं बनवाया था। उसका दामाद इल्तुतमिश जिसको पूरा कराता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलने का बड़ा शौकीन हुआ करता था। चौगान एक ऐसा खेल हुआ करता था जो घोड़े पर सवार होकर खेला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में जिस समय चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक से मृत्यु होने के बाद वहाँ के कुछ तुर्क सरदारों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाल दिया, परंतु आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति था, जिसके चलते वहाँ के कई तुर्क सरदार आराम शाह से नाराज रहते थे, आराम शाह का विरोध किया करते थे। उन विरोध करने वाले तुर्क सरदारों ने एक निमंत्रण पत्र के द्वारा इल्तुतमिश को बदायूं से लाहौर बुलाया और गद्दी पर बैठने को कहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था, जिसको प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1205 ईस्वी में बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। तो उन तुर्क सरदारों के निमंत्रण पत्र के द्वारा इल्तुतमिश बदायूं से लाहौर की ओर प्रस्थान करता है और उधर आराम शाह को पता चलता है, तो आराम शाह इल्तुतमिश के स्वागत के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है, जहां दिल्ली में इल्तुतमिश आराम शाह पर हमला कर उसकी हत्या कर स्वयं लाहौर की गद्दी पर बैठ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच लाहौर की गद्दी पर बैठकर शासन करता रहा। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम माना जाता है। जानते हैं क्यों? सिंपल सी बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जिसके चलते इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और भारत में जो तुर्की शासन की व्यवस्था हुई, भारत में जो तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपने शासन के दौरान मुस्लिम सत्ता की शुरुआत कराई। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इल्तुतमिश के शासनकाल के समय जो व्यक्ति न्याय चाहता था, अर्थात जो व्यक्ति न्याय मांगता था, न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर इल्तुतमिश के दरबार में जाया करता था। इल्तुतमिश के दरबार में 2 शेर की मूर्तियां लगी होती हैं और उन मूर्तियों के गले में घंटियां बंधी रहती हैं। जो व्यक्ति न्याय मांगने जाया करता था उन घंटियों को बजाकर और घुटनों के बल माथा टेक कर न्याय मांगा करता था। दोस्तों, इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद जो एक योग्य व्यक्ति था और उसका छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो एक अयोग्य व्यक्ति था। होता क्या है कि इल्तुतमिश के जीवन के समय में ही नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य व्यक्ति है, जिसके चलते इल्तुतमिश का मानना है कि वो अपने ही जीवन में, अपने ही शासन के दौरान अपनी पुत्री रजिया को
सुल्तान बनाना चाहता था, परंतु वहाँ के तुर्क सरदार इस चीज़ का अपमान समझते थे कि मेरे सब होते हुए एक महिला शासन करे। इस विरोध के चलते रज़िया सुल्तान काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जिसके चलते इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद शासन करती है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि इल्तुतमिश का ये जो सपना था कि मेरे ही सामने मेरी पुत्री सुल्तान बने, ये उसका सपना पूरा नहीं हो सका। हम बताना चाहूँगा मोहम्मद गौरी के नाम पर इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जम बनवाया है। नाम लिख देते हैं, मदरसा ए मुअज्जम। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुअज्जम दिल्ली में बनवाया और उज्जैन में एक महाकाल मंदिर को तोड़वा दिया था। उसने अपने शासनकाल में ही सैनिक व गैर सैनिक सभी अधिकारियों का वेतन नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान करने की प्रथा शुरुआत कराई थी। ऐसे कई तमाम कामों को करता रहा। इल्तुतमिश अपने नासरुद्दीन पुत्र की कब्र पर एक मकबरा बनवाता है, जिसको सुल्तान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश अपने एक शासनकाल के दौरान जितने भी काम करता है, उन सभी कामों को, उन सभी कार्यों को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक 40 दलों का सरदारों का दल इकट्ठा करता है, जिसको दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात वहाँ के तुर्क सरदारों ने काफ़ी इसके सत्ता का विरोध किया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ समय के लिए शासन करता है। उसकी बाद काफ़ी षड्यंत्र और मेहनत के साथ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में रज़िया सुल्तान किस तरीके से गद्दी पर बैठती है, उसे क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत ज़रूरी फैक्टों को आप पहले समझेंगे, उसके बाद जो टॉपिकों के माध्यम से या एग्जामिनर जिस तरीके का सवाल बनाता है, उन सवालों को हम सॉल्व करने के लिए अपने टॉपिकों की, अपने इन ज़रूरी फैक्टों की मदद लेंगे। तो आइए आप प्रत्येक टॉपिक को मेरे साथ प्रत्येक टॉपिक में फैक्ट बाय फैक्ट समझते चलेंगे और टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मुझे इन टॉपिकों से पढ़ने में और इन टॉपिकों के अंतर्गत जो ज़रूरी फैक्ट थे उनसे इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगला वीडियो और अगले टॉपिक में ज़रूरी फैक्टों को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।